नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, और ये इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और जितने लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में आज हम जानेंगे और इसे क्यों हम काला कानून कहते हैं ये भी आज जानेंगे। क्या है कि भारत में 1915 और 16 के लगभग जो गतिविधियां चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, तो जो और जगह जगह इतने राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उसको कुचलने के उद्देश्य से, जो जितने भी आंदोलन थे उनको कुचलने के उद्देश्य से कानून लाया गया था। एक सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे बनाया गया था। इसके अनुसार था क्या, इसी कानून के अनुसार, कि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी मतलब मजिस्ट्रेट, उसके पास ऐसे अधिकार थे कि वो अगर उसको जरा भी संदेह है तो वो किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता है। अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता है। और इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार प्राप्त नहीं दिया गया था। मतलब ये भी नहीं पता होता था उसे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और किसकी शिकायत पर या किसने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, कुछ भी उसको पता नहीं होता था। तो इसे हम बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं। ये 2014 में शायद यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून किसे कहा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट को कहा गया था। इस कानून के विरोध में बहुत सारी हड़तालें हुई और जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन किए गए। कितना बुरा होगा कोई कानून जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर कि आप क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे कि रीज़न क्या है और क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके विरोध में तो ये जो हड़तालें होंगी या जो जुलूस निकाले जाएंगे बिल्कुल स्वाभाविक थे। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इन्होंने उसी समय पर यह कसम ली थी या तय किया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, क्योंकि गांधी जी का जो मार्ग था वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर करना ही काम था, तो इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम इससे बदला लेंगे और हम इस तरीके का कार्य करेंगे। तो गांधी जी का प्रवेश कोई अचानक नहीं हो गया था। उससे पहले गांधी जी के सफल जो सत्याग्रह के आंदोलन थे वो सफल हो चुके थे चंपारण में और खेड़ा में, अहमदाबाद में, सॉरी। तो ये आंदोलन सफल थे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर भी इस तरीके की करने का प्रयास किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही इन्होंने सोचा था कि हम ऐसा कार्य करेंगे, मतलब सत्य और अहिंसा, हम किसी भी तरीके से हिंसा का कोई भी सहारा नहीं लेंगे। इन्होंने इस एक्ट के विरोध में, मतलब गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करने का मतलब ऐलान किया। इन्होंने कहा कि हम 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करेंगे। लेकिन लोगों में इतना आक्रोश था कि इस एक्ट के खिलाफ सबसे पहले 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कहां प्रदर्शन किया गया? दिल्ली में। और पुलिस ने गोलियां चलाई। इसी समय पर क्या हुआ कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद आंदोलन और भी ज्यादा भड़क गया और न केवल फिर दिल्ली में, बाकी संपूर्ण भारत में बहुत सारी जगह पर यह फैल गया। इसी में पंजाब के अमृतसर में भी आंदोलन तीव्र गति पकड़ रहा था। यहाँ के जो मुख्य नेता थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल। यहाँ के जो मुख्य नेता थे वो कौन कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को पंजाब बुलाया, लेकिन रास्ते में ही 8 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बंबई जेल में भेज दिया गया। इसके बाद
9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने इसके नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया इसका कोई भी कारण नहीं बताया और उनको बिना किसी कारण बताए हुए इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके बाद प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शनकारियों में गोलियां चलाई गई। इसमें 5 अंग्रेजों की हत्या भी कर दी गई। 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। अब देखते हैं कि ये आगे किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड में बदल गया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे पूरा मतलब अभी आप देखेंगे कितनी बर्बरता से पुलिस ने एक बंद बाग में सारे लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, जितने लोग भी थे, उन सभी पर तब तक गोलियां चलाई जब तक कि उनकी जो सैनिक थे उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत मतलब बुरा है और ये हमेशा एक ब्रिटिश की बर्बरता के लिए ही याद किया जाता है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हुआ क्या था कि 10 अप्रैल 1919 को एक अंग्रेजी सैनिक अधिकारी जनरल डायर को पंजाब का प्रशासन सौंप दिया गया था। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन क्यों किया गया था वो भी जानेंगे। इस आयोजन में क्या था कि जो ज़्यादातर लोग आए थे वो सब आसपास के ही लोग थे और उनको नहीं पता था, वो ग्रामीण जगहों से आए हुए थे, इनको नहीं पता था कि सरकार ने किसी भी तरीके के प्रतिबंध लगा रखे हैं। मतलब उनको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी। और ये क्यों सभा इन्होंने करी थी? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सरकार ने इसे क्या समझा? इसे समझा कि हमारे आदेश की अवहेलना की गई है और सभा को सशस्त्र सैनिकों के साथ इसे घेर लिया गया था और लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक कि उनकी सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। इस घटना में हजारों लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी शामिल थे। इतनी भयंकर घटना को देखकर पूरा देश स्तब्ध रह गया और अंग्रेजी राज्य का क्रूर और दमनकारी चेहरा भी सामने इस हत्याकांड के बाद आ गया था। पूरे देश में इस हत्याकांड की भर्त्सना की गई, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी बुराई की गई। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और एक जो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे इन शंकर नाम, इन्होंने भी वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। इतना ज़्यादा लोगों में गुस्सा था इस बात को लेकर, इन लोगों ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और किसी ने वायसराय की कारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। और कई लोगों ने तो अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपना लिया था। इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह के समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि गांधी जी के किसी भी कार्य में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई भी सहारा नहीं लिया गया था। अब जब ये कांड हुआ तो इस कांड की चेकिंग करने के लिए, मतलब इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसे हम हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ये जो कमेटी गठित की गई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कब की गई थी। तो 1 अक्टूबर 1919 को यह कमेटी गठित की गई और इसके जो सदस्य थे उसकी संख्या 8 थी, जिसमें से 5 अंग्रेजी सदस्य थे तथा 3 भारतीय थे। तो अंग्रेजी सदस्यों के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन भारतीय सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। तो ये 3 सदस्य हैं, सर चिमन लाल सीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये इस हंटर कमीशन के सदस्य थे। अब ये सदस्य क्यों इसलिए चुने गए थे? क्योंकि ये सरकार का हमेशा पक्ष लेते थे और सरकार के साथ ही एक तरीके से काम करते थे, इसीलिए इन लोगों को इसमें चुना गया था। क्योंकि एक पूरा उद्देश्य था कि जो कमेटी बनाई जाए उसकी रिपोर्ट या उसकी ऐसी बनाई जाए कि जिसमें गलती सारी की सारी भारतीयों की ही दी जाए, अंग्रेजों के ऊपर कोई भी आरोप ना लगे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति ने पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित कर दिया। किसे निर्दोष घोषित कर दिया? पंजाब के जो गवर्नर थे उनको निर्दोष घोषित कर दिया।
और जनरल डायर के बारे में कहा गया कि डायर ने कर्तव्यों को अपने जो कर्तव्य थे, मतलब उसके पास जो उसके कार्य थे, उनको गलत समझते हुए जरूरत से अधिक बस बल प्रयोग कर दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया। और जो हालांकि जो किया गया वो उसकी निष्ठा थी, क्योंकि वो अपने शासन के लिए, मतलब अंग्रेजी शासन के लिए वो सही कर रहा था। डायर को उस अपराध के लिए नौकरी से हटने का दंड तो दिया गया, लेकिन ये देखिए ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर तथा सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए मान की तलवार की उपाधि भी दी। ये देखिए इतना बुरा काम करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने इसकी कितनी सराहना की। अब ये कमेटी तो जो हंटर कमेटी थी वो तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई, लेकिन एक कमेटी बनी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी बनाई गई थी, वो थी तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के सदस्य कौन कौन थे आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए और याद होने चाहिए, और इस कमेटी को क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तहकीकात कमेटी, इस जो घटना थी इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। मतलब मदन मोहन मालवीय जो थे इसके अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया, जिसके जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और अंग्रेजों की अपनी रिपोर्ट में अंग्रेजों की कटु आलोचना की, मतलब बहुत बुरा वाला उन्हें कहा और पूरा उन्हें दोषी ठहराया कि ये जानबूझकर हत्याएं की गई हैं, और कहा गया कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो मृतक है उनके आश्रितों को कुछ सहायता प्रदान की जाए। लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि सरकार भारतीयों की सुनती ही कहाँ थी। तो इसके बाद इस तरीके का कार्य होता रहा। बाद में विवश होकर गांधी जी को असहयोग आंदोलन का सहारा लेना पड़ा था। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अब होगा गांधी जी का प्रवेश, उसके बाद ये 1942 तक पूरा चलेगा। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड को ब्लैक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।